नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जांगीड़ फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार में ज्योग्राफी बाय नीरज सर, जिसमें लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी क्लासें लगातार जारी है, लगातार आपने अपलोड की जा रही है, लगातार आप दे रहे हैं, अच्छा व्यू दे रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं और अपने परिवार को लगातार बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। चलते हैं आज एक नई श्रृंखला, नई प्रश्नोत्तरी के साथ, जिसमें हम एक शानदार श्रृंखला के लिए आए हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और सबसे पहले तो वही बार बार मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, सपोर्ट करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और आपने जब बुक पढ़ी है तो क्या व्यूज हैं, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या बुक की क्या स्थिति है, उसको मुझे बताएं। चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं और उसमें आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, प्रश्नोत्तरी बड़ी शानदार रहेगी। तो आज का पहला प्रश्न है, भूपर्पटी गति करती है केवल क्षैतिज दिशा में, केवल लंबवत दिशा में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। देखो, हम कॉमनली ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ठीक है, लेकिन गति का मतलब केवल पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना नहीं है। यहां बात की जा रही है भूपर्पटी, यानी कि भूपर्पटी पर कोई स्थल भाग नीचे से ऊपर बन के उठ रहा है पर्वत, कोई पर्वत भाग क्षरित होकर एक संप्राय मैदान में परिवर्तित हो रहा है, यानी नीचे से ऊपर भी परिवर्तित हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा रहे हैं। इसका आंसर होगा दोनों, यानी कि भूपर्पटी क्षैतिज दिशा में भी गति करती है और लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में भी गति करती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। आज की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 2 बड़ी शानदार प्रश्नोत्तरी के साथ आपके साथ प्रस्तुत है। अधिवृद्धि और तलोचन, अधिवृद्धि और तलोचन किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? अधिवृद्धि और तलोचन। तलोचन का मतलब होता है तल का ऊंचा होना, और अधिवृद्धि का मतलब है कोई स्थल भाग का उठना। तो देखो, तल का ऊंचा उठना क्या वो अंतर्जात बलों के कारण होता है? तो अंतर्जात बल तो कौन से हैं? भूकंप और ज्वालामुखी। तो इनके कारण तो ऐसा कोई भाग नहीं होता कि अवसाद आएंगे, किसी गड्ढे में भरेंगे और गड्ढा भर के क्या हो जाएगा, तलोचन हो जाएगा, नहीं होता। वो सब किसका परिणाम है? एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी नदी, वायु जैसी जो बाहरी बल है उनका परिणाम है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आज की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 3, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने, उच्चावच के मध्य जितने भी उच्चावच है, कोई उच्चावच ये है और कोई उच्चावच लगातार या तो ये ऊपर उठेगा या ये भाग नीचे होगा, तो ये अंतर होने कम होने को क्या कहते हैं? अधिवृद्धि नहीं कहते। अधिवृद्धि तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम समझा चुके हैं अधिवृद्धि क्या होता है। तलोचन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम समझा चुके हैं। तो ये दोनों तो हो गए। तल संतुलन, यानी कि हमको एक आइसोस्टेसिस यानी स्टैटिकल रूप से क्या करना है, इसको बनाना है। तो ये भाग यदि नीचे होगा और ये भाग ऊपर होगा तो दोनों भागों में क्या हो जाएगा? संतुलन। इसे कहते हैं तल संतुलन। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। आज की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 4, निम्न में से सही जानकारी नहीं है। अब प्रश्न कथन कारक के भी बहुत है, ध्यान रखना आज की प्रश्नोत्तरी में। निम्न में से सही जानकारी नहीं है। अपक्षय स्वस्थानीय प्रक्रिया है। क्या अपक्षय स्वस्थानीय होता है? अपक्षय में संचलन होता है? क्या अपक्षय में मूवमेंट होता है? कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाता है? पटल विरूपण प्रक्रिया में पर्वतनीय एवं महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। तो देखिए, पटल विरूपणी प्रक्रिया सबसे धीमी प्रोसेस है, जिसमें किसी पर्वत का निर्माण होता है जिसमें करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं, और किसी महाद्वीप विभाग का निर्माण होता है। तो ये बात सही है। स्वस्थानीय अपक्षय क्या होता है? पहले तो ये सुनना है कि वेदरिंग होता क्या है। वेदरिंग में 2 शब्द है, अप प्लस क्षय, यानी कि ऊपरी परत का क्षय होना। क्षय का मतलब कमजोर होना। जब ऊपरी परत का केवल बात का अर्थ ही क्या है? क्षय होना। तो इसमें कैसी है? ये स्वस्थानीय, यानी कि या तो ये स्वस्थानीय है
क्या कह सकते हैं, स्वस्थाने या तद स्थाने। कैसी है ये, स्वस्थाने या तद स्थाने। लेकिन अपक्षय में संचलन नहीं होता। संचलन किसमें होता है, अपर्दन में। किसमें होता है संचलन, अपर्दन में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 5 की तरफ। आज की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 5, सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के लिए एकमात्र प्रेरक बल कौन सा है। जितनी भी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, एक्सोजेनेटिक फोर्स है और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, उनके लिए ऐसा कौन सा फोर्स है जो कार्य करते हैं, ऐसे कौन सी एनर्जी है। क्या वो ग्रेविटी फोर्स है कि जितनी भी तरह की हो वो ग्रेविटी फोर्स के कारण हो जाएगी। क्या वो गतिक ऊर्जा है, क्या वो सूर्य की ऊर्जा है। तो इसका आंसर होगा सौर्य ऊर्जा, यानी कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जितनी भी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है उनके लिए एकमात्र प्रेरक बल का कार्य करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। निम्न में से सही कथन नहीं है। देखो एक एक प्रश्न और बड़ा शानदार है ये चैप्टर, बहुत हार्डली फील होता है और जिसने पढ़ा होगा देखना बहुत हार्डली। लेकिन अब देखो बिल्कुल ऐसे होंगे कि एक प्रश्न में 3-3 क्वेश्चन होंगे और आपको बहुत आसानी से समझ में आने की कोशिश होगी। प्रति इकाई क्षेत्र में अनुप्रयुक्त जो होता है, जिसको एक्सपीरियंस किया जा चुका है वो फोर्स को, वो क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। जब कोई ठोस चट्टानी भाग या ठोस पदार्थ है तो उसमें क्या होता है, प्रतिबल लगता है। तो प्रतिबल कब लगेगा, जब उसमें या तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा या उस पर प्रेशर लगेगा। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय संवेग या विसर्पण है। यह भी बिल्कुल सही है कि अपरूपण प्रतिबल होता है, उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, कोणीय विस्थापन और विसर्पण है। तापमान एकमात्र जलवायु तत्व है जो विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रित करता है। देखो तापमान एकमात्र नहीं है, तापमान के साथ हम किसको भी शामिल करते हैं, वर्षा रेनफॉल को भी शामिल करते हैं। यानी टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों के ऐसे जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये गलत ऑप्शन है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। आज की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 7, विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन और ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण अपक्षय को किस प्रकार से संबंधित है, अपक्षय के किस प्रकार से संबंधित है। देखो विलयन का मतलब होता है घुलना, विलय हो जाना। कार्बोनेशन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया, जलयोजन जल के साथ क्रिया, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ क्रिया। और जब उनकी क्वालिटी यानी कि उसमें तत्वों में क्या हो जाए, क्षीणता होता है, तो न्यूनीकरण डिग्रेडेशन। ठीक है ना। तो ये किसके प्रकार हैं, तो सबसे पहले ये रासायनिक, क्योंकि किसके साथ क्रिया करेंगे, जल के साथ क्रिया करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रासायनिक अपक्षय का क्या है, प्रकार है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, अपसल्कन के बारे में सही जानकारी नहीं है। अपसल्कन, अपसल्कन का मतलब होता है किसी भी चट्टान की ऊपरी परत का छिलकों के तरह, जो प्याज के छिलके होते हैं ना, इसको प्याज अपक्षय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्याज अपक्षय, ऑनियन वेदरिंग। ठीक है ना। तो प्याज जब आप तोड़ते हो या उसको छीलते हैं तो उसमें परत दर परत ऐसे होते, परत हटाई जाती है। तो जब किसी चट्टानी भाग में परत के रूप में क्या होता है, अपक्षयित होता है। यानी कि अपसल्कन के बारे में क्या नहीं है, सही जानकारी नहीं है। यह एक प्रोसेस है। क्या ये अपसल्कन प्रोसेस है, मैंने बोला है। ये देखो प्याज का बनना या उगना एक प्रोसेस है, लेकिन प्याज को काटना एक प्रोसेस, प्याज को परते उखाड़ना आप उखाड़ रहे हो, तो ये प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, प्रक्रिया है। तो इसका आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अपसल्कन जो है ये एक प्रोसेस नहीं है, ये एक रिजल्ट है। ठीक है ना। यह तापमान एवं अभारीकरण के द्वारा होता है। यानी तापमान में कमी वृद्धि कारण और भार यानी ऊपरी परत, मान लीजिए कोई चट्टानी भाग है, उसमें पहले कोई चट्टान है, वो चट्टान जब हट जाएगी
तो निचली वाली परत पे से ऊपरी वाली परत का भार हट जाएगा, यानी अभारीकरण हो जाएगा, तो निचली वाली परत क्या होगी, फैलने लग जाएगी, यानी ऊंची उठेगी। तो उससे क्या होगा, अपसलन की क्रिया होती है। तापमान एवं अभारीकरण के द्वारा फैला वो संकुचन होता है, हमने बता दिया। तापीय संकुचन से टॉर्स का निर्माण होता है एवं अभारीकरण से गुंबद का निर्माण होता है। ये आंसर ध्यान रखना। तो अपसल्कन के बारे में सही जानकारी कौन सी नहीं है, ये फर्स्ट जानकारी सही नहीं है। अपसल्कन एक प्रोसेस नहीं है, ये एक रिजल्ट है। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कथन और कारक अब शुरू हो चुके हैं हम गवर्नमेंट की तरह। कथन कह रहा है कि वायु जल हिम अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते हैं, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु जल और हिम को ले जाता है। ये कथन ये कह रहा है कि जो बहिर्जात जो बल हैं, ये बल ऐसा नहीं कि अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों को लेके जाते हैं, केवल अवसादों को लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है। अवसाद भी अपने साथ इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल क्या है, सही है। कारण है सैलों का मलबा ढाल के अनुसार स्थानांतरित होता है, यानी कि जब जितनी अधिक ग्रेविटी फोर्स होगा, ढाल के अकॉर्डिंग ग्रेविटी फोर्स होगा स्लोप के अकॉर्डिंग, तो जैसी ढाल होगी वैसे क्या होगा, मलबे का क्या होगा, स्थानांतरण हो गया। तो दोनों सही है। देख क्या कह रहे हैं, केवल कथन सही है, तो देखो दोनों सही है, तो ये तो केवल शब्द आ गया। इधर भी केवल सवाल है, ये भी गलत है। यहां गया दोनों गलत हैं, तो ये नहीं, दोनों क्या है, कथन और कारण दोनों क्या है, सही है। चलते हैं आज के शानदार श्रृंखला के प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है कि सही कथन है, सही कथन है बृहद संचलन, ये संचालन नहीं है, ये क्या है, मूवमेंट है। संचलन में अपर्दन शामिल नहीं होता। क्या बृहद संचलन में अपर्दन शामिल नहीं होता? क्या बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है? क्या बृहद संचलन में पदार्थ का संचलन गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, या उपकोक्त सारे सही है? तो देखो बृहद संचलन में अपर्दन शामिल नहीं होता है। बृहद संचलन अलग पार्ट हो गया, जो ग्रेविटी फोर्स के कारण, अत्यधिक ढाल के कारण स्वतः ही होता है। तो यहां अपर्दन सहायक नहीं है, ये लाइन सही है। बृहद संचलन में ग्रेविटी फोर्स बिल्कुल सही है। बृहद संचलन पदार्थ का संचलन गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, सही है। तो उपरोक्त सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। आज की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 11, सही जानकारी नहीं है। क्या देखना है? नहीं वर्ड देखना है। पश्च आवर्तन रोटेशन के कारण सैल मलबा की इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसर्पण। स्पष्ट आवर्तन के साथ है, यानी कि घूर्णन के साथ है, रोटेशन के साथ जब सेल का मलबा है, वो उनकी इकाइयों का मलबा है, क्या होता है? फिसलन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवसर्पण कहते हैं। चलो पहला ऑप्शन सही है। पश्च आवर्तन यानी घूर्णन के बिना, घूर्णन के साथ हो रहा है उसको तो क्या कहते हैं? अवसर्पण। और घूर्णन के बिना हो रहा है उसको कहते हैं स्खलन। क्या कहते हैं उसको? स्खलन कहते हैं। स्लाइडिंग। किसी तीव्र ढाल के सारे सैल खंडों का ढाल से दूरी बनाते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना, यानी ऐसा नहीं ढाल के साथ टच करते हुए गिरे, सीधा ही, जैसे जल है, जल पर्वत से सीधा यदि बिना ढाल के साथ गिरेगा तो उसे कहते हैं जलप्रपात, वाटरफॉल। इसी प्रकार जब तीव्र ढाल के सारे कोई भी चट्टानी भाग या सैलखंड है, वो ढाल के साथ ना लग के ढाल से दूर स्वतंत्र रूप से गिरे, तो उसको किससे कहते हैं? उसको सैल पतन कहा जाता है। मृदा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचलन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। नहीं, मृदा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचलन के अंतर्गत क्या किया जाता है? शामिल है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन संख्या ब। चलते हैं आज का प्रश्न संख्या 12। आज का प्रश्न संख्या 12, आज का प्रश्न संख्या 12 में कथन है अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। यानी कि कथन कह रहा है कि स्टेटमेंट क्या है कि जो वेदरिंग है उसके लिए इरोजन जरूरी नहीं, इरोजन के लिए वेदरिंग जरूरी नहीं है।
रीजन क्या है? अपक्षय केवल अपर्दन में सहायक होता है। तो देखो दोनों चीज दे रखी है, केवल कथन एक सही है, दोनों सही है। अपक्षय केवल सहायक हो सकता है अपर्दन के लिए, लेकिन अपर्दन के लिए अनिवार्य कंडीशन नहीं है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। कथन और कारण दोनों सही है, एवं कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण दोनों क्या हैं? सही है। ऑप्शन संख्या द इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कथन। कथन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट क्या है? वायु, नदी, जल, हिमानी, सागरी लहरें और भूमिगत जल, यानी कि जो बहिर्जात बल हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं, वो धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन करते हैं। बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। रीजन, इनमें केवल प्रथम दो कारक जलवायु दशाओं से नियंत्रित हैं। प्रथम दो कारक यानी कि वायु और नदी, क्या दो ही ऐसे हैं जो जलवायु दशाओं से नियंत्रित है? नहीं। क्या नहीं है? नहीं। क्या वायु जल ही केवल नदी का जल ही है जो जलवायु दशा? नहीं। ग्लेशियर भी किससे इफेक्टेड है? क्लाइमेट कंडीशन से इफेक्टेड है। तो ये आंसर गलत, ये आंसर गलत। देखो सॉरी, देखो केवल कथन क्या है? एक सही है, क्योंकि ये तो गलत है ही, कारण तो क्या हो गया? गलत हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से अपर्दन का कौन सा एक कारक जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं है? ऐसा कौन सा कारक है जो जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं है? नदी का जल जलवायु के द्वारा नियंत्रित नहीं होता क्या? भूमि का जल या जलवायु के द्वारा नियंत्रित नहीं होता? वायु या हिमानी? तो इसमें आएगा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो होता है वो क्या है? वो जलवायु कारक के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। चलो प्रश्न संख्या 15। आई होप आपको ये प्रश्नोत्तरी बड़ी शानदार लग रही होगी। आज के प्रश्न हैं वो स्पेशली आज की दशाओं में जो लगातार एग्जाम्स हो रहे हैं उनको लेते हुए, उनसे सबक लेते हुए बनाए गए हैं, और आई होप आपको बहुत हेल्प करेंगे। मुझे नहीं लगता, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मेरी बुक आपने पढ़ ली जहां 2200 प्लस क्वेश्चन है, और उसके बाद जब ये मैं पूरी की पूरा जो सिलेबस कराने वाला हूं पर डे, इसके जो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं कम से कम जहां तक संभावना है 80 से 90% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। कोशिश यही है मेरी, ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं है कि मैं कह दूं कि पेपर मेरे से बनेगा, लेकिन कोशिश ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को अप्रोच कर सकूं, वहां तक पहुंच सकूं। चलते हैं प्रश्न संख्या 15। कथन, मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है। क्या मृदा जो है वो एक गतिशील गत्यात्मक माध्यम? बिल्कुल है, क्योंकि मृदा में क्या होता है? एक प्रोसेस के साथ मृदा का निर्माण होता है, मृदा का क्षय होता है। कारण, मृदा में रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती है। तो देखो केवल कथन सही है, दोनों कथन तो दोनों सही है, दोनों पार्ट सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। कथन एक की सही व्याख्या करता है और केवल कारण सही है। तो देखिए मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है क्योंकि इसमें रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत क्या है? चलती रहती है। तो ऑप्शन संख्या से कि कथन सही है और कथन का कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या क्या करता है? सही व्याख्या करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। आज की श्रृंखला का 16वां प्रश्न है, मृदा निर्माण। मृदा निर्माण की प्रक्रिया कितने मूल कारकों पर निर्भर है? कितने मूल कारक हैं जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में क्या है? सहायक हैं? 3, 4, 5, 6। तो वो कारक कितने हैं? 5 हैं। कितने कारक हैं? 5 हैं। कौन कौन से कारक हैं? देखिए प्रश्न संख्या 17। मृदा निर्माण के कारकों का कौन सा समूह निष्क्रिय नियंत्रण कारक है? तो सबसे पहले तो हमको जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें पढ़ते हैं। देखो कौन से 5 कारक, कितने कारक हैं? 5 कारक हैं। तो पहला कारक कौन सा है? जलवायु। कौन सा है? जलवायु। दूसरा कारक है मूल पदार्थ। मूल पदार्थ का कह सकते हैं हम सेल, रॉक्स, जिससे मृदा का निर्माण होता है। नंबर 3 कारक हम ले सकते हैं इसमें उच्चावच।
तो नंबर 3 कारक हम ले सकते हैं समय, क्योंकि मृदा का जो निर्माण होता है एक लंबी प्रोसेस के साथ होता है, इसलिए समय। नंबर 4 जो है वो है जलवायु, जलवायु लिख दिया, समय हो गया, मूल पदार्थ हो गया, उच्चावच क्या होगा, उच्चावच यानी कि रिलीफ, यानी कि ऐसे कौन कौन, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो कौन से प्रकार के उच्चावच में किस प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। आप देखते हो कहीं लाल पीली मृदा मिलेगी, कहीं पीट मृदा मिलेगी, कहीं लवणीय मृदा मिलेगी, तो अलग अलग जो उच्चावची क्षेत्र है वहां अलग अलग प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। और 5वां है जैविक क्रियाएं। कौन सा है, जैविक क्रियाएं। तो ये 5 जो कारक हैं, इन 5 कारकों पर ही निर्भर है मृदा निर्माण की प्रोसेस। तो इसमें पूछा है कौन सा समूह कैसा है, इनएक्टिव है, कौन सा समूह इनएक्टिव है, निष्क्रिय कारक है। तो क्या वो जलवायु और मूल पदार्थ है, क्या जलवायु और समय, देखो मूल पदार्थ हो सकता है लेकिन जलवायु एक्टिव है, तो ये ऑप्शन गलत। यहां भी जलवायु हो गया, समय लगातार चल रहा है तो ये एक्टिव है, तो ये भी गलत। मूल पदार्थ उच्चावच देखते हैं, जैविक क्रियाएं लगातार चल रही हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन से हैं ये 2 पदार्थ, 2 कारक ऐसे हैं कि मूल पदार्थ और उच्चावच, यानी कि सेल और उच्चावच ऐसे 2 कारक हैं जो निष्क्रिय कारक हैं, जो मृदा निर्माण के कारक हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 18। उप आर्कटिक, उप आर्कटिक एवं टुंड्रा क्षेत्र, हम कह सकते हैं सब पोलर एरिया की बात कर सकते हैं, में मृदा की कौन सी परतें विकसित होती है, वहां माई जाने वाली मृदा होती है, उसमें किस प्रकार की मृदा मिलती है, क्या काली मिट्टी मिलती है, नहीं मिलती है, लावा वाले क्षेत्रों में मिलेगी, जहां लावा का जमाव होगा, लाल मिट्टी जहां तापमान अधिक होगा और जलवाष्प की मात्रा, सॉरी तापमान और जल की मात्रा वर्षा की मात्रा अधिक, वहां लाल पीली मिलेगी, लेटराइट वहीं मिलेगी। पीट मृदा, पीट मृदा उप आर्कटिक एवं टुंड्रा क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है जल योजन प्रक्रिया में, रासायनिक प्रक्रिया आ गई वापस, जल योजन प्रक्रिया में निम्न पदार्थ में से किस प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है, यानी जल योजन की जो प्रक्रिया होती है वो किसे प्रभावित करती है, क्या वो ग्रेनाइट को प्रभावित करती है, क्या क्वार्ट्ज को प्रभावित करती है, क्या चीका मिट्टी को, या लवण। आपको पता है लवण जो होता है ये लवणीय तत्व क्या है, घुलनशील है, क्या है ये, घुलनशील पदार्थ होते हैं जो जल के साथ क्रिया करते हैं, यानी क्या करते हैं, जल योजन करते हैं और अपक्षित हो जाते हैं। तो आंसर संख्या 4। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है निक्षेपण, डिपॉजिट्स, निक्षेपण किस प्रकार का परिणाम है या किसका परिणाम है, निक्षेपण किसका परिणाम, ऐसी क्या प्रोसेस है जिसका परिणाम क्या है, निक्षेपण है। क्या वो अपक्षय वेदरिंग का है, क्या वो अपर्दन का है, क्या भूस्खलन का है, या संचलन का है, यानी कि क्या वो वेदरिंग का है, क्या वो इरोजन का है, क्या लैंडस्लाइडिंग का है, या मूवमेंट का है। तो देखिए वो किसका परिणाम है, अपर्दन, क्योंकि जब पदार्थ का अपर्दन होगा तो अपर्दन के करने वाले जो कारक हैं उसको क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपर्दित कर जाएंगे, और जब वो कारकों की जो प्रोसेस में कोई व्यवधान आता है उस व्यवधान के बाद उनका क्या होगा, निक्षेपण। तो निक्षेपण क्या है, परिणाम है, और किसका परिणाम है, अपर्दन का परिणाम है। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है किस जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि कम होती है, बैक्टीरियल वृद्धि क्या होती है, किस जलवायु में कम होती है, शीत ऋतु, शीत जलवायु में, उष्ण में, उपोष्ण में, शीतोष्ण में, यानी कोल्ड में, या ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में, या टेम्परेट में। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा शीत ऋतु। शीत ऋतु में बैक्टीरियल वृद्धि क्या होती है, कम होती है, और यहां बैक्टीरियल वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है, ध्यान रखना। उष्ण जलवायु में तो क्या होगी, अधिक होगी, और शीत जलवायु में क्या होगी, कम होगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है
वेदरिंग की प्रोसेस, अपक्षय की प्रक्रिया में बहुमूल्य जो पदार्थ होते हैं उनका संकेंद्रण होना क्या कहलाता है? तो ये तो अपक्षरण है, संकेंद्रण की बात करा तो क्षरण की तो बात ही मत करो। वेजिंग नहीं होता, ये वेजिंग जैविक अपक्षय के अंतर्गत कार्यरत होता है। समृद्धिकरण, वर्ड ही समझ में आ रहा है, समृद्धि। और समृद्धि जैसे हम नॉर्मली याद करने के लिए बिल्कुल सामान्य भाषा में, यहां शब्द है बहुमूल्य, सोना चांदी वगैरह वगैरह, और ये है समृद्धिकरण। यानी कि जब लगातार अपक्षय और अपरदन की प्रोसेस होती है तो किसी स्थान वाले क्षेत्र में और तो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और कुछ बहुमूल्य पदार्थ जो खनिज पदार्थ हैं वहां स्थान पर एकत्रित रहते हैं, और उसी प्रोसेस के कहते हैं समृद्धिकरण। चलते हैं 23। प्रश्न संख्या 23 है, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में लोहे भूरा या पीला रंग में कैसे परिवर्तित होता है? ऑक्सीकरण के कारण, कार्बोनेशन के कारण, हाइड्रेशन के कारण, या न्यूनीकरण के कारण? तो देखो न्यूनीकरण तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। और यदि लोहा भूरा या पीला रंग में परिवर्तित हो रहा है, यदि ये लाल रंग में परिवर्तित होता तो लोहे ऑक्साइड ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती। सुनो, तो दोनों खत्म। अब है रासायनिक लोहे का भूरा रंग में परिवर्तन होना, तो भूरा रंग में परिवर्तन किसके कारण होता है? ये कार्बोनेशन के कारण परिवर्तित होता है। भूरा या पीला? हाँ, इसका आंसर होगा द, हाइड्रेशन के कारण, यानी जलयोजन या जल के साथ क्रिया के कारण इसका आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सी भू आकृतिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत रूप से सबसे धीमी होती है? तो मैंने शुरू में बताया था, भूकंप और ज्वालामुखी प्रोसेस, पर्वत निर्माण, महाद्वीपीय निर्माण प्रोसेस हुई थी। तो आंसर क्या है? पटल विरूपण। देखो जलवायु मुखियतः मतलब जलवायु की पूरी प्रोसेस, वॉल्केनिक प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं। भूकंप क्यों होता है, प्रेस संचरण भी क्यों होता है, लेकिन पटल विरूपणी यानी कि किसी पर्वत के निर्माण में और किसी महाद्वीप के निर्माण में अरबों करोड़ों साल लग जाते हैं, तो वो सबसे धीमी प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में से कौन सा तीव्र संचलन से संबंधित नहीं है? संबंधित है। निम्न में से कौन सा तीव्र संचलन से संबंधित है? क्या वो सेल सर्पण है? सर्पण यानी कि ढाल के साथ लगकर खिसकना, टॉलस है, या भूमि सर्पण है? वो क्या है? अपपतन। देखो लिख रहा है तीव्र संचलन से संबंधित, यानी कि पतन हमने पढ़ा था, सेल पतन, और सेल पतन पढ़ा था कि ढाल के साथ लगकर सरक के नहीं आ रहा है, वो सीधा गिर रहा है। जब कोई चीज बिना सहारे के नीचे गिरती है तो उसमें क्या होती है? तीव्र संचलन, यानी कि क्या होता है? हाई मूवमेंट होता है। इसका आंसर होगा अब पतन। इस प्रकार हमारी ये आज की 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने परिवार को या यूट्यूब परिवार को, यानी कि ज्योग्राफी बाय नीरज सर, जहां हम लैब असिस्टेंट क्लास आयोजित कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और ये केवल लैब असिस्टेंट नहीं, आपको केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के टियर 2 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगी मेरी बुक भी, और ये प्रश्नोत्तर भी। साथ में जो कक्षा 11th और 12th के बच्चे जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये बहुत मददगार सिद्ध होगी। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।